हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है, हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे थे। इंटरनेशनल लॉ में अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मीनिंग, नेचर एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नेशनलिटी, एक्स्ट्राडिशन, असाइलम और डिप्लोमेट्स, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स, रोल ऑफ डिप्लोमेट्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिप्लोमेट्स को डिटेल में कवर कर लिया है और हर सब यूनिट के 50-50 MCQs भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप फर्स्ट यूनिट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ का, जो कि होगा स्टेट रिकॉग्निशन, सोवरेनिटी और सक्सेशन। तो सब यूनिट इसका आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है? किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। कई बार आप किसी अपने रिश्तेदार से मिलते हैं काफ़ी सालों के बाद, कहीं बचपन में उसने देखा होता है, तो वो आपसे हाथ मिलाता है और बोलता है कि बेटा आप मुझे पहचानते हो, मुझे रिकॉग्नाइज़ किया आपने, याद करो ज़रा, मैं बचपन में आपको टॉफ़ियाँ दिया करता था, बिस्किट्स दिया करता था। तो क्या होता है? रिकॉग्नाइज़ करना, पहचानना। हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे इस लेक्चर में। अभी आपने देखा पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रोविंस है उनका, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग से एक स्टेट दी जाए। तो सपोज़ करो कल को बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और एक अलग कंट्री बन जाता है, एक अलग मुल्क बन जाता है, तो उसका रिकॉग्निशन कैसे होगा, कौन कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल होंगी, सारी चीज़ें हम यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। एग्जाम्पल हम सिंपल लेके चलेंगे बलूचिस्तान की, ठीक है? बलूचिस्तान को हम अलग स्टेट बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट का रिकॉग्निशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इज़ द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्या है ये? फॉर्मल एक्सेप्टेंस है एग्जिस्टिंग स्टेट्स के द्वारा। पाकिस्तान से जैसे हमने एग्जांपल दी कि बलूचिस्तान अलग हो गया है, कब वो स्टेट बनेगा? जब जो बाकी वाली स्टेट्स हैं, बाकी वाली कंट्री हैं, वो एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस देंगी कि जी हाँ, हम आपको मानते हैं कि आप एक पॉलिटिकल एंटिटी हो, आप फुलफ़िल करते हो क्राइटेरिया स्टेटहुड के, और दस अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जब स्टेट्स रिकॉग्नाइज करेंगी न्यू स्टेट को, तब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बन सकता है। जैसे यूएनओ का मेंबर बन सकता है, WTO के साथ मिल के काम कर सकता है, WHO के साथ मिल के काम कर सकता है, ठीक है? डिप्लोमेसी कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बना सकता है, डिप्लोमेसी कर सकता है। तो क्या हो गया रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स? ये फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स दैट अ पॉलिटिकल एंटिटी fulfills the criteria of statehood and is thus a member of international community। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो जी हाँ, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। कौन से क्राइटेरिया हैं? क्राइटेरिया फॉर स्टेटहुड, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट 1933। तो बलूचिस्तान को अगर अलग स्टेट बनना है, पाकिस्तान से टूट के अलग कंट्री बनना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्राइटेरिया फुलफ़िल करने पड़ेंगे। किसके क्राइटेरिया? मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स के। कब आए थे ये क्राइटेरिया? 1933 में। इम्पॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट पे, उसका आर्टिकल 1 कहता है कि कोई भी नई स्टेट को रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब वो 4 क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगी। कौन कौन से? एक, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, बलूचिस्तान के पास परमानेंट पॉपुलेशन है। एक डिफ़ाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक डिफ़ाइंड एरिया होना चाहिए कि ये एरिया इतना जो है ये इसका है, इसके बीच में लोग हैं जो ये इसके अपनी पॉपुलेशन है। तीसरा, इसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट का अफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए इस पॉपुलेशन के ऊपर, इस टेरिटरी के ऊपर।
और ये जो गवर्नमेंट होगी ये सोवरन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये अपने डिसीजन खुद ले पाए, इसके पास कैपेसिटी हो कि वो इंटरनेशनल रिलेशन बना सके दूसरे स्टेट्स के साथ, डिप्लोमेसी कर सके दूसरे स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो ये हैं 4 क्राइटेरिया एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जो फर्स्ट 2 क्राइटेरिया हैं इनको कहा जाता है फिजिकल एलिमेंट्स, और जो नेक्स्ट 2 क्राइटेरिया हैं उनको कहा जाता है पॉलिटिकल एलिमेंट। तो एज पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक स्टेट के कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 1। फिजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? परमानेंट पॉपुलेशन और एक डिफाइंड टेरिटरी, एक डिफाइंड एरिया। पॉलिटिकल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? गवर्नमेंट, अफेक्टिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट सोवरन होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, वो रिलेशन बना सके। ठीक है, तो ये है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का एक बेसिक इंट्रो समझ लें आप, या ब्रीफ में इसका कंसेप्ट समझ लें आप। ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स 1933 में आता है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ये बात करता है स्टेटहुड के बारे में और उसका रिकॉग्निशन के बारे में। इट वाज साइंड एट मॉन्टेविडियो में, ये साइन हुआ था कहाँ? उरुग्वे में 26 दिसंबर 1933 को हुआ था, ड्यूरिंग 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अमेरिकन स्टेट्स। ठीक है, तो 1947 से पहले इंडिया की बात करें कि क्या इंडिया एक स्टेट था या नहीं, इसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास परमानेंट पॉपुलेशन थी, यस। एक टेरिटरी थी, अपना एरिया था, यस। गवर्नमेंट थी, हाँ, इफेक्टिव कंट्रोल था गवर्नमेंट का, बट क्या वो गवर्नमेंट सोवरन थी? नहीं। ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे वो डिसीजन लेते थे, ना कि हम लेते थे। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से इंडिया एक स्टेट नहीं थी। तो इंडिया मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से स्टेट कब बना? 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। चलिए, अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। अब रिकॉग्निशन के लिए कुछ थ्योरीज भी होंगी। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स हमने बेसिक पढ़ लिया, फिर हम थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर मोड्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम थ्योरीज की। 3 थ्योरीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? CDM, CDM। ठीक है, कोई पर्सन है C, वो DM बन गया है। ठीक है, चंदर जो है वो बन गया है DM, तो CDM याद रखेंगे आप। फर्स्ट थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। दूसरी है डिक्लेरेटरी थ्योरी या एविडेंशियरी थ्योरी, एविडेंस से बना है, एविडेंस सबूत, एविडेंशियरी थ्योरी या डिक्लेरेटरी थ्योरी। और तीसरे नंबर पे है मॉडिफाइड, फर्स्ट वाली मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ कैल्सन। तो मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी किसने दी? कैल्सन ने, यहाँ से आपको याद हो गया। तो ये 3 थ्योरीज पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि ए स्टेट बिकेम्स अ स्टेट, एक कोई भी स्टेट, लेट अस सपोज बलूचिस्तान की एग्जांपल लेके चलेंगे पूरे लेक्चर में हम, कि बलूचिस्तान स्टेट कब बनेगा। ये कहते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो अ स्टेट बिकेम्स स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लॉ के सेंस में एक स्टेट तब स्टेट बनेगी ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स, नो मैटर इट पोसेस एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटहुड। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि जो 4 एलिमेंट पढ़े हमने, वो एलिमेंट हों या ना हों मतलब नहीं है। एक स्टेट तब बनेगी जब बाकी वाली स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज करें, उसके साथ डिप्लोमेसी करें, उसके साथ रिलेशन बनाएं। तो कौन सी थ्योरी कहती है ये बात? अ स्टेट बिकेम्स अ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स। हमें मतलब नहीं है एलिमेंट हों ना हों, एट्रीब्यूट्स हों ना हों, अगर बाकी वाले स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप स्टेट हो। कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कौन कौन सपोर्ट करता है इसको? एक पर्सन पूछा जाए तो इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के? तो वो थे ओपेनहाइम। ठीक है, ओपेनहाइम मानते हैं, हीगल मानते हैं, एंजिलोटी मानते हैं और हॉलैंड मानते हैं। ठीक है, हॉलैंड, एंजिलोटी, ओपेनहाइम और हीगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बंदा पूछा जाए तो आप टिक करेंगे ओपेनहाइम में। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कि जब
बाकी वाली स्टेट रिकॉग्नाइज कर रही हैं, आप स्टेट हो, बाकी एलिमेंट हूँ ना हूँ उससे मतलब नहीं है। हॉलैंड, एंजिलोटी, ओपेनहाइम, हीगल, समझ आ गया होगा और याद भी आ गया होगा, हो गया होगा। डिक्लेरेटरी थ्योरी, डिक्लेरेटरी थ्योरी को हम एविडेंशियरी थ्योरी भी कहते हैं। ये क्या कहती है? ये कहती है कि रिकॉग्निशन इज जस्ट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। रिकॉग्निशन एक एक्नॉलेजमेंट है टू एग्जिस्ट वंस इट फुलफिल स्टेटहुड क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन इज कॉन्स्टिट्यूटिव। देखो, इसने फर्स्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, उसके अपोजिट बात कर ली कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपको माने ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जस्ट एक फार्मल एक्नॉलेजमेंट है। तो कौन सी थ्योरी कहती है रिकॉग्निशन एक फार्मल एक्नॉलेजमेंट है? डिक्लेरेटिव थ्योरी। ये कहती है कि आपके पास पहले वो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। स्टेटहुड के जो क्राइटेरिया है मॉन्टेविडियो के, अगर वो 4 क्राइटेरिया आपके पास हैं तो आप स्टेटहुड हो, आप स्टेट हो। आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता उससे मतलब नहीं है, वो तो एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि रिकॉग्निशन इज जस्ट अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट। स्टेट एग्जिस्ट, स्टेट तब बन जाती है जब वो स्टेटहुड के क्राइटेरिया फुलफिल करे। मीन्स 4 क्राइटेरिया जो हमने बात की, पॉपुलेशन हो, एक एरिया हो, एक गवर्नमेंट हो, इफेक्टिव गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट सोवरन हो, तो आप स्टेट हो। कौन कौन सपोर्ट करता है इसको? वैगनार करते हैं, ब्रीरले करते हैं, फिशर करते हैं और हॉल करते हैं। फिर नेक्स्ट है मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी गिवन बाय कैल्सन। अब मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव है तो फर्स्ट को कुछ मॉडिफाई किया होगा इसने, तो कैल्सन ने मॉडिफाई किया कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को, और उन्होंने कहा कि रिकॉग्निशन इज़ नॉट व्हाट क्रिएट्स अ स्टेट। कि आपको कोई, जो आप फर्स्ट थ्योरी वाले कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया तो आप स्टेट हो, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। रिकॉग्निशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे स्टेट बने। स्टेट तभी बनेगी जब आप मॉन्टेविडियो के, स्पेशली मॉन्टेविडियो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। आपके पास पॉपुलेशन होगी, आपके पास टेरिटरी होगी, आपके पास गवर्नमेंट होगी, आपके पास रिलेशन होंगे। ये चीज़ें पहले फुलफिल करोगे, आप स्टेट बन जाओगे। उसके बाद रिकॉग्निशन भी ज़रूरी है। रिकॉग्निशन इज़ नेसेसरी फॉर स्टेटहुड टू एंजॉय फुल राइट्स। अगर आप चाहते हो आपको इंटरनेशनल लॉ में फुल राइट्स मिलें एंड फुल ड्यूटीज़ मिलें अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो आपकी स्टेट को लेजिटिमेसी मिले, तो आपको फिर दोनों चीज़ों को फुलफिल करना है। लीगल पर्सनैलिटी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मीन्स फर्स्ट थ्योरी क्या कहती थी? फर्स्ट थ्योरी कहती थी कि आपके पास एलिमेंट हों या ना हों उससे मतलब नहीं है, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप स्टेट हो। दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, जो ये रिकॉग्निशन है ये तो जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट है, अगर आपके पास क्राइटेरिया हैं तो आप स्टेट हो। डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है। मॉडिफाइड थ्योरी ने फर्स्ट को मॉडिफाई किया और दूसरी को भी जोड़ दिया। मींस फर्स्ट और सेकंड को मिक्सअप कर दिया। उसने बोला कि सिर्फ रिकॉग्निशन से आप स्टेट नहीं बनोगे, पहले आपको मॉन्टेविडियो के 4 क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, उसके बाद रिकॉग्निशन भी ज़रूरी है। अगर आप एक डिग्निटी से जीने चाहते हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी में फुल राइट्स और फुल ड्यूटीज़ चाहते हो, तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं डॉक्ट्राइन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स इन इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन और नॉन रिकॉग्निशन की बात करते हैं। ये 4 डॉक्ट्राइन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कैसे याद रखेंगे आप? पहला है तोबार डॉक्ट्राइन, तोबार डॉक्ट्राइन, स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन, बेटनकोट डॉक्ट्राइन, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। तो टफ लग रहे हैं, कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे बेस्ट से, BEST बेस्ट या TEBS सीक्वेंस में याद रखना है। तो टेब्स या बेस्ट को कैसे? तोबर, तोबर डॉक्ट्राइन, स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन, बीटन कोट, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। तो 4 डॉक्ट्राइन आपने ये याद रखने हैं। ये मैं अभी याद करवा दूंगा किस में क्या है। तो पहले नाम याद कर लो, तोबर डॉक्ट्राइन, स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन, बीटन कोट डॉक्ट्राइन, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। बेस्ट या टेब्स से आप याद रखोगे इसको। पहले बात करते हैं तोबर डॉक्ट्राइन क्या कहता है। तोबर डॉक्ट्राइन जो इक्वाडोर के एक फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, शायद इक्वाडोर के, या फॉरेन सेक्रेटरी थे या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो तोबर डॉक्ट्राइन किसका है? कार्लोस टोबर का। कार्लोस टोबर का डॉक्ट्राइन है। कार्लोस टोबर ने दिया था, इक्वाडोर के हैं ये, 1907 में दिया था। टोबर डॉक्ट्राइन क्या कहता है? उस टाइम के कंटेक्स्ट में दिया होगा। तो उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी लेटिन अमेरिका में, और रेगुलर देखा है कि तख्ता पलट रहा था,
कूप्स मीन्स तख्ता पलटना, एक सरकार को हटा के दूसरी बनी जा रही है। तो उस टाइम में कार्लोस तोबर ने एक डॉक्ट्राइन दिया जिसका नाम था तोबर डॉक्ट्राइन ऑफ 1907। इंडिया में क्या हो रहा था सूरत स्प्लिट, ठीक है। 1907 में क्या था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके चीज़ें याद करनी होती हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्या प्रिंसिपल दिया इन्होंने बोला कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट दैट कम टू द पावर बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कूप्स, रिवोल्यूशंस, मिलिट्री टेक ओवर्स। तोबर डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर आप रिवोल्यूशन करके सत्ता बदल रहे हो, तख्ता पलट कर रहे हो, पावर से, मिलिट्री से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, वायलेंस से अगर आप सरकार को बदल रहे हो, स्टेट को बदल रहे हो, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तोबर डॉक्ट्राइन, उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी लेटिन अमेरिका में, रेगुलर हमने देखा कि फ्रीक्वेंट कॉप्स हो रहे थे, तख्ते पलट रहे थे। तो इनने प्रिंसिपल दिया कि ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जो ज़ोर ज़बरदस्ती से आई होगी, रिवोल्यूशन से आई होगी, पावर का इस्तेमाल करके आई होगी, वायलेंस का इस्तेमाल करके आई होगी, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। टू डिस्करेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीजर ऑफ पावर। तो ये क्या चाहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या एम था इनका, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से पावर में आ रही हैं स्टेट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से उनको डिस्करेज करना। क्रिटिसिज्म हुआ, हाँ इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, बोला ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, जो चीज़ें वायलेशन हो रहे हैं राइट्स के वो कैसे होंगे। स्टेट्स नीड टू मेंटेन रिलेशन फॉर प्रैक्टिकल रीजंस के लिए, इन्होंने बोला कि स्टेट्स को तो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए रिलेशन मेंटेन करने। आप क्या बात कर रहे हो कि अगर ऐसी सरकार आई है तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो तोबर डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर आप गलत तरीके से आपने सत्ता परिवर्तन किया है तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, सिंपल भाषा में। हो गया याद। नेक्स्ट है इस्ट्राडा डॉक्ट्राइन, ये मैक्सिको के फॉरेन सेक्रेटरी थे, आई थिंक, याद नहीं रखना। एस्ट्रेडो डॉक्ट्राइन मैक्सिको के थे, क्या नाम था इनका, जिनेरो एस्ट्रेडो। तो एस्ट्रेडा डॉक्ट्राइन किसकी है, जिनेरो एस्ट्राडा की है, ये मैक्सिको के थे। 1930 में ये डॉक्ट्राइन दिया था। उस टाइम का कंटेक्स्ट क्या रहा होगा, कंटेक्स्ट कुछ नहीं था, तोबर डॉक्ट्राइन के कंटेक्स्ट में तोबर डॉक्ट्राइन जो ऊपर वाला पढ़ा कि गलत तरीके से अगर आप सत्ता में आ रहे हो तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने अपना डॉक्ट्राइन दिया। किसने, जिनेरो एस्ट्राडा ने। क्या बोला, स्टेट्स शुड नॉट ग्रांट और डिने रिकॉग्निशन टू द गवर्नमेंट। इसने बोला स्टेट्स कौन होती हैं किसी को रिकॉग्नाइज करें किसी को ना करें, इंस्टेड उनको जो है शुड कंटिन्यू और विदड्रा डिप्लोमेटिक रिलेशन बेस्ड ऑन कंडक्ट। भाई स्टेट्स कौन होती हैं, हमें पहचाने ना पहचाने, हम किस तरीके से सत्ता में आए हैं, कैसे भी करके आए हैं, स्टेट्स को मतलब नहीं होना चाहिए। उनको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, बाहर में जाएं, हमें मतलब नहीं है। स्टेट्स का इतना काम है, या तो आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखो या मत बनाओ, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। मीन्स इन्होंने बोला कि कोई भी स्टेट जो है वो इंटरनल अफेयर्स ऑफ स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। की आइडिया क्या था, रिकॉग्निशन इज़ इम्प्लाइड थ्रू प्रैक्टिस। इन्होंने बोला कि रिकॉग्निशन जो है वो प्रैक्टिस से रिकॉग्नाइज किया जाए आपको, मीन्स डिफैक्टो। डिफैक्टो मीन्स बेस्ड अपॉन फैक्ट, फैक्ट के बेस पे अगर हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हम कंट्रोल कर रहे हैं तो सरकार हमारी है। तो आप कौन होते हो फॉर्मल तरीके से डिक्लेयर करने वाले कि ये रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना। आप अपने काम करो, रिलेशन बनाने हैं बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ। बट हाँ, सरकार कैसे भी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हो, वायलेंस से आई हो, कुछ भी आई हो, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन आपको समझ आ गया। रिवीजन में फिर एक पॉइंट में करेंगे हम। बेंटन कोट डॉक्ट्राइन 1959 का है। रोमेलो बेंटन कोट का ये डॉक्ट्राइन है, वेनेजुला के थे ये। किस कंटेक्स्ट में, उस टाइम क्या था, कोल्ड वार चल रहा था, अथॉरिटेरियन रिजीम राइज हो रहे थे। याद रखो करो ज़रा, 1945 से 90 के बीच में कोल्ड वार का टाइम था। इंपॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल याद रखने, ये जस्ट समझने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी। ये कहते हैं कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ डिक्टोरियल रिजीम और गवर्नमेंट दैट वायलेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड ह्यूमन राइट। कोर्ट है ना इसमें, तो कोर्ट जो है, वर्ड कोर्ट से याद रखना है। तो कोर्ट जो है वो गलत चीज़ों को तो बर्दाश्त करेगा नहीं। तो कोर्ट वाला जो बंदा है, मीन्स बेटन कोर्ट डॉक्ट्राइन कहता है कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ डिक्टोरियल रिजीम्स या गवर्नमेंट जो वायलेट कर रही हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या ह्यूमन राइट, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्या मीन्स, गलत तरीके से सत्ता परिवर्तन करके जो आ रहे हैं उनको स्टेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना। क्या एम था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करो और प्रिवेंट करो
लेजिटिमेसी बाय डिक्टेटरशिप से जो लोग मतलब लीगल बना रहे हैं अपनी स्टेट्स को, उसको रोका जाए। अब इसका डिस्टिंक्टिव फीचर देखते हैं क्या है। ये मोर नॉर्मेटिव है, मींस बड़ी वैल्यू बेस्ड है, अच्छी वाली बात करता है कि गलत तरीके से नहीं आना। तोबर जो था वो क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी की बात करता है। स्ट्राडा कहता है नॉन इंटरफेरेंस, आपने इंटरफेयर नहीं करना। तो ये 3 हमने पढ़ लिए। 4th नंबर पे है स्टिम्सन डॉक्ट्राइन। हेनरी एल स्टिम्सन का ये डॉक्ट्राइन है, यूएसए के थे ये, 1932 में दिया था। क्या कंटेक्स्ट था उस टाइम जापान ने इन्वेजन किया था मैंचूरिया का, मैंचूरियन इंसिडेंट हुआ था, तो जापान ने मैंचूरिया को हथिया लिया था। तो इन्होंने ये डॉक्ट्राइन दिया कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटोरियल इक्विजिशन अचीव्ड बाय अग्रेशन और फोर्स, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी के को इन्वेड कर लोगे तो आप रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे। ये क्या एम था, अप होल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक्स इंजूरियो जस्ट नॉन ओरिटोर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लेटिन टर्म है, इसका मतलब पता होना चाहिए। एक्स इंजूरियो जस्ट नॉन ओरिटोर मीन्स नो लीगल राइट्स कैन अराइज फ्रॉम इलीगल एक्ट। आपको लीगल राइट चाहिए, इलीगल तरीके से आ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो एक्स इंजूरियो जस्ट नॉन ओरिटोर मीन्स आपको लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे अगर आपने मीन्स गलत अपनाया है, गलत तरीके से आए हो। लेटर इन्फ्लुएंस, इसी के इन्फ्लुएंस से आगे जाके हमने देखा कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का सेक्शन 4 आया, जिसमें बात की हुई है प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन चार्टर आया जिसके बेस पर यूएनओ बना। तो यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि आप फोर्स का इस्तेमाल करके सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते? तो आर्टिकल 2 का सेक्शन 4, ठीक है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप याद कैसे रखेंगे। 4 डॉक्ट्राइन हमने बताए, बेस्ट या टेब्स। पहले तोबर डॉक्ट्राइन कहता है कि आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हो, ठीक है। स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन कहता है कि आप स्टेट कौन होती हैं रिकॉग्नाइज करने वाली या नहीं रिकॉग्नाइज करने वाली, उनको रिलेशन बना के रखने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगी स्टेट्स। कैसे भी आया है, स्टेट है हमारी, हमने चलानी है। बेटन कोर्ट वही बात करते हैं ऑलमोस्ट पहले वाले की, कि जो डिक्टेटरशिप से रिजीम आ रहे हैं, गवर्नमेंट्स आ रही हैं, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और स्टिम्सन डॉक्ट्राइन कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी एरिया को इन्वेड कर लोगे तो आप फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी एरिया को अपने अंडर लेने में। मींस एक्स इंजूरियो जस्ट नॉन ओरिटर, मैच करने के लिए आए तो लीगल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने इलीगल एक्ट्स अपनाए हैं। तो आपने क्या देखा इसमें कि जो फर्स्ट 3 और 4th ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छी बातें करते हैं। क्या करते हैं? पहला बच्चा कहता है कि आप रिवोल्यूशन से, मिलिट्री फोर्स से सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर वाला भी वैसी बात करता है कि डिक्टेटरशिप से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, आप डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वायलेट करके, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके आप स्टेट बनाओगे, नहीं रिकॉग्नाइज किए जाओगे। तो 4th नंबर का बच्चा भी यही बात करता है, जब मंचूरिया को इन्वेड किया, कि आप ज़बरदस्ती किसी को कैसे अपने कंट्रोल में ले सकते हो, आपको चाहिए राइट्स, तरीका गलत अपना रहे हो, रिकॉग्नाइज नहीं किए जाओगे। तो गंदा बच्चा एक ही है, कौन सा? एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन। वो कहता है कैसे भी हो, आप लोग कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि रिकॉग्नाइज करना है नहीं करना, रिलेशन बनाने बनाओ, नहीं बनाने मत बनाओ, हम तो अपनी मौज में, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। मेमोरी टिप देख लेते हैं। टोबर ने क्या बोला? कूप्स वाली बात की कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। स्ट्रेडा ने बोला कि नहीं, कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने रिलेशन बनाओ, हम कैसे भी आएँ, आपको क्या मतलब है। बेटन कोर्ट ने वही बोला कि डेमोक्रेसी को प्रेफर किया इन्होंने बोला कि डिक्टेटरशिप से आओगे तो आपको नहीं मिलेगा रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर स्टिम्सन ने बोला कि कोई भी एरिया आप फोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप अपने अंडर लोगे तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो स्टिम्सन का जो डॉक्ट्राइन था यही आगे जाके बेस बनता है किसका? यूएन चार्टर आर्टिकल 2 के 4 में जो बात की गई है, प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्सेस। तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने कर लिए रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का बेसिक देखा, हमने डेफिनेशन देखी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन देखा, थ्योरीज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोड्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। थ्योरीज के साथ डॉक्ट्राइन भी पढ़ लिए,
डॉक्ट्राइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ये थ्योरीज के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन, कौन कौन से मोड्स हैं रिकॉग्निशन के? तो रिकॉग्निशन को दो मेन बेसिस के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। रिकॉग्निशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू मेन बेसिस। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स मतलब बलूचिस्तान अलग हुआ, अलग स्टेट बनी, अब उसको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, तो ये तो डिफ़िकल्ट टास्क है थोड़ा। दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये तो ईजी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स आज इंडिया में बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस जीत के आई तो कांग्रेस है, इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर से कल को आम आदमी पार्टी आ गई तो इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है, मेन है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स का। बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड एंड कैन आल्सो वेरी इन एक्सटेंट एंड टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने? पहला मोड क्या है? फर्स्ट मोड है एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, सेकंड है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन या टैक्टिक रिकॉग्निशन, तीसरा है डिफेक्टो रिकॉग्निशन, चौथा है डी जूरे रिकॉग्निशन, और पांचवा है कंडीशनल रिकॉग्निशन, और छठा है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन के 6 मोड्स हैं, इजी हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। कितने मोड्स हैं? 6 मोड्स हम पढ़ेंगे, बट 6 में से एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं 2। कौन कौन से 2? डिफेक्टो रिकॉग्निशन और डी जूरे रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन 70% चांसेस हैं, क्वेश्चन पूछा तो डिफेक्टो से पूछेंगे या डी जूरे से पूछेंगे। बेस्ट वाला कौन सा है? डी जूरे। आगे हम बात करते हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। ये क्या है? फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन बाय वन स्टेट दैट इट रिकॉग्नाइज इन अदर स्टेट और गवर्नमेंट। रिकॉग्निशन गवर्नमेंट या स्टेट दोनों की है, गवर्नमेंट की तो ईजी होती है। तो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन क्या कहता है? एक्सप्रेस कर रही है पार्टी, कौन सी पार्टी? स्टेट्स। फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन है बाय वन स्टेट, एक स्टेट फॉर्मल तरीके से बोल रही है कि हाँ, हम बलूचिस्तान को या जो नई गवर्नमेंट बन रही है इसको हम फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे? उसके साथ डिप्लोमेटिक कोई नोट जारी करके, या ऑफिशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी, या कोई ट्रीटी करके, या एग्रीमेंट करके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था 1971 में, एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन क्या है? एक्सप्रेस रिकॉग्निशन क्या है? फॉर्मल तरीके से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी, या कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हाँ, हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ स्टेट। ये हो गया एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, फॉर्मली एक्सप्रेस कर रही है बाकी स्टेट्स। नेक्स्ट है इम्प्लाइड या टैक्टिक रिकॉग्निशन। ये इनडायरेक्ट तरीका है। ऊपर वाला क्या था? डायरेक्ट मीन्स चिट्ठी, लेटर लिख के, मैसेज लिख के, ट्वीट करके, फॉर्मल तरीके से। अब इम्प्लाइड में कोई फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, बट एक्शन शो करते हैं कि रिकॉग्नाइज मानी जा रही है ये स्टेट। कैसे? डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए जो नई स्टेट बनी है। लेट अस सपोज आने वाले टाइम में अगर बन जाती है बलूचिस्तान, क्योंकि देखो हम एग्जांपल अपनी किसी स्टेट की भी ले सकते हैं, बट हम अपने देश की स्टेट को अलग क्यों करें? ठीक है ना, बीइंग अ नेशनलिस्ट हम ऐसी एग्जांपल्स नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने वो एग्जांपल दी है। इम्प्लाइड या टैक्टिक रिकॉग्निशन जब इनडायरेक्ट तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के, या अपने एम्बेसडर भेज दिए, या उन्होंने हमारे पास अपने एम्बेसडर भेज दिए, या कोई बाईलेटरल ट्रीटी कर दी, हम आपको पानी दे रहे हैं, या हम आपको मेडिसिन भेज रहे हैं, आप हमें ये वाली हेल्प करना। एंगेजिंग ऑफिशियल डीलिंग, या अपने ऑफिसर को ऑफिशियली डीलिंग में लगा के। ठीक है, तो पहला था एक्सप्रेस रिटन वे में या स्टेटमेंट जारी करके या कोई ट्रीटी करके, दूसरा इनडायरेक्ट तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है? द रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पे। ये इसको तीसरे को और चौथे को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो डिफेक्टो रिकॉग्निशन, और ये क्या है? डी जूरे रिकॉग्निशन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ये है ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। फैक्ट्स नहीं, राइट्स के बेसिस पे। तो बड़ा कौन सा होगा? राइट्स वाला। ये है प्रोविजनल या टेम्परेरी, ये है परमानेंट। ये टेम्परेरी है मीन्स वापस जा सकता है, ये इरिवोकेबल है मोस्टली। तो रिकॉग्निशन है स्टेट का या गवर्नमेंट का दैट अपीयर्स टू कंट्रोल अ टेरिटरी बट लैक्स फुल स्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी। तो इसमें क्या है? फुल स्टेबिलिटी या फुल लेजिटिमेसी नहीं है, बट इसमें डी जूरे में हमारे पास फुल लेजिटिमेसी है, परमानेंट स्टेट बन जाता है।
ये ग्रांट कब किया जाता है? जब सिचुएशन इज़ अनसर्टन टू मेंटेन प्रैक्टिकल रिलेशंस। फीचर्स क्या हैं? इरिवोकेबल है ये, हाँ, कंडीशनल है, वापस जा सकता है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसके साथ नहीं बनाए जा सकते। तो ये जो है इसके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए जाते हैं। सॉरी, इसको ठीक कर लेना, ये है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कांट बी इस्टेब्लिश, तो नहीं, यहाँ इसको आप फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकते हैं, कैन बी इस्टेब्लिश। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। फुल एंड फाइनल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, अच्छा ऊपर वाले को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। डिफेक्टो रिकॉग्निशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। ये प्रोविजनल है। टेम्परेरी कौन सा है? डिफेक्टो रिकॉग्निशन। प्रोविजनल कौन सा है? डिफेक्टो रिकॉग्निशन। जब सिचुएशन अनसर्टन हो, डिफेक्टो रिकॉग्निशन। प्रैक्टिकल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए डिफेक्टो रिकॉग्निशन। फुल स्टेबिलिटी नहीं है, फुल लेजिटिमेसी नहीं है, डिफेक्टो रिकॉग्निशन। इरिवोकेबल कौन सा होता है? डिफेक्टो। कंडीशनल कौन सा होता है? डिफेक्टो। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाए जा सकते, डिफेक्टो। एग्जांपल, स्टार्टिंग में जब सोवियत गवर्नमेंट बन रही थी तो तब काफ़ी सारी नई नई जो गवर्नमेंट्स बन रही थी, नई नई स्टेट्स बन रही थी, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा था बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स या डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स फैक्ट के बेसिस पे, हाँ ये वाली 3-4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। डी जूरे रिकॉग्निशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। ये फुल और फाइनल रिकॉग्निशन है स्टेट का या गवर्नमेंट का, 100% लेजिटिमेसी है, फुल लॉफुल है, ये वापस नहीं होगा, ये परमानेंट है। इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैन बी मेड, फुल डिप्लोमेटिक, ये ठीक कर लेना, कैन नॉट नहीं है। व्हेन स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव कंट्रोल आर एस्टेब्लिश्ड, मीट्स इंटरनेशनल लॉ क्राइटेरिया, इंटरनेशनल लॉ क्राइटेरिया, कैन विदड्रा अंडर आर्टिकल 6 ऑफ मॉन्टेविडियो। अच्छा, ये मीट्स इंटरनेशनल लॉ क्राइटेरिया, ये भी गलत लग रहा है मुझे। विदड्रा तो नहीं होगा किसी बेस पे भी, कैन नॉट विदड्रा लिखना था, टाइपिंग एरर हो गया। एग्जाम्पल्स, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था इसराइल को 1950 में डी जूरे के बेस पे, ठीक है। जो अगर कुछ रह जाता है इसमें आपको समझ नहीं आता तो नेक्स्ट 50 MCQs हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको सब क्लियरिटी हो जाएगी। कंडीशनल रिकॉग्निशन आजकल नहीं होता तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉग्निशन गिवन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस आर फुलफिल, रेयर इन प्रैक्टिस में ये रेयर होता है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉग्निशन जो है अनकंडीशनल होती है इसमें। रिकॉग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स कंडीशन अपॉन ह्यूमन राइट्स गारंटीज और ट्रीटी ऑब्लिगेशन, कि अगर आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते तो तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कलेक्टिव रिकॉग्निशन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉग्निशन अकॉर्डिंग कलेक्टिवली थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिशन ऑफ स्टेट इनटू यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन। तो आपने याद कौन कौन सी रखनी है? पहली 4 सबसे इंपॉर्टेंट, 3 और 4 हैं, और फर्स्ट और 2 भी आपने समझ के करना है, ठीक है। मेमोरी टिप्स में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। डी फैक्टो बेसिस अपॉन फैक्ट, ये टेम्परेरी है, ये प्रैक्टिकल है। डी जूरे 100% लीगल, परमानेंट, वापस नहीं हो सकती। एक्सप्रेस मीन्स इम्प्लाइड, एक्शंस। एक्सप्लिसिट मीन्स कैसे करना, कोई स्टेटमेंट जारी करके। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, रिवीजन हो जाएगा अगर आपको कोई कसर रह गई है तो। एक्सप्रेस मोड कौन सा है? फॉर्मल डिक्लेरेशन, फॉर्मल तरीके से डिक्लेयर किया है, क्लियर है, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश 1971 हमने किया। इम्प्लाइड मीन्स इनडायरेक्ट है, कोई ट्रीटी कर दी, एम्बेसडर भेज दिया। डिफेक्टो और डी जूरे इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल, टेम्परेरी, रिवोकेबल, कौन सा है? डिफेक्टो। डी जूरे फुल रिकॉग्निशन है, परमानेंट है, फाइनल है। तो इंडिया ने इजराइल को 1950 में किसके तहत रिकॉग्नाइज किया? डी जूरे। स्टार्टिंग में जो यूएसएसआर को रिकॉग्निशन मिल रहा था, डिफेक्टो। कंडीशनल, बेस्ड अपॉन कंडीशन, ये रेयर है और ह्यूमन राइट्स वगैरह के साथ इसको जोड़ा गया है। तो ह्यूमन राइट्स के साथ किसको जोड़ा गया है? कंडीशनल को। कलेक्टिव थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूएन एडमिशन वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ रिजीम, भाई बदल क्या रहा है? सरकारें बदल रही हैं, रिजीम बदल रहा है, तो इसमें हम देख लेते हैं इंसर्जेंट्स क्या होता है। इंसर्जेंट्स या इंसर्जेंट फोर्सेस। इंसर्जेंसी, कश्मीर इंसर्जेंसी पढ़ा हमने 1989 का, क्या हुआ? लोगों ने, नॉर्मल यूथ ने अपने हाथ में हथियार ले लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप याद रखेंगे, इंसर्जेंट्स मीन रेबल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाना। नो रियल कंट्रोल, आपके पास कोई रियल कंट्रोल तो है नहीं, थोड़ी सी पॉपुलेशन आपके फेवर में है। बुरहान वानी का केस देख लो, कश्मीर के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? इंसर्जेंट्स है। क्या उसको रिकॉग्निशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नो रिकॉग्निशन। क्यों? डोमेस्टिक इशू है। तो कश्मीर इंसर्जेंसी 1989 की, या जो कश्मीर इंसर्जेंसी चल रही है आगे आज एग्जाम्पल, या नक्सलाइट। तो नक्सलाइट किसका एग्जाम्पल है? इंसर्जेंट्स का।
या इंसर्जेंट फोर्सेस का। क्या है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हैं, थोड़ा सा सेक्शन का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बेलीजरेंट्स फोर्सेस या बेलीजरेंट्स। बेलीजरेंट्स मीन्स अब ये इंसर्जेंसी है बट बड़े लेवल की है, इसने पूरे तरीके से सरकार को कंट्रोल में ले लिया है, तब बोलेंगे हम बेलीजरेंट्स। रेबल्स विद इफेक्टिव कंट्रोल और ऑर्गेनाइज, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वार लड़ी है इन्होंने, तो ऑलमोस्ट 80-90% स्टेट को कंट्रोल में ले लिया है, तो उसको बोलेंगे बेलीजरेंट्स। क्या है, इसको रिकॉग्निशन मिल सकता है बट कौन सा, डी जूरे नहीं, डिफेक्टो रिकॉग्निशन। डिफेक्टो रिकॉग्निशन मीन्स रिवोकेबल है, टेम्परेरी है, प्रोविजनल है, फुली लेजिटिमेट नहीं है। ठीक है, अब आपको ऊपर वाला बेटर समझ आ रहा होगा कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे कॉन्फिडरेट स्टेट्स वगैरह बनी थी 1981 से 65 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इंसर्जेंट्स और बेलीजरेंट्स का मतलब समझ आ गया, एग्जाम में पूछा जाए। न्यू रिजीम, अब ये सत्ता परिवर्तन कर दिया, पहले इंसर्जेंट थे, थोड़ा बहुत कंट्रोल था, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। उसके बाद बेलीजरेंट्स 70-80% कंट्रोल कर लिया, रिकॉग्निशन मिल सकता है बट डिफेक्टो मिलेगा। न्यू रिजीम सक्सेसफुली सरकार जो है पलट दी है इन्होंने, तो ये क्या है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कैसे, डिफेक्टो से भी कर सकते हैं, डी जूरे से भी कर सकते हैं, पहले टेम्परेरी होगा बाद में परमानेंट होगा। जैसे तालिबान ने सत्ता परिवर्तन किया 1996 में और सेम चीज़ 2021 में फिर से रिपीट की। ठीक है, तो ये न्यू रिजीम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं आज के हमारे सब यूनिट का, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो पहला होता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा होता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल मीन्स जब स्टेट को रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक पर्सनैलिटी और डिग्निटी के तौर पर रहेगी, डिप्लोमेसी बना पाएगी वो। सपोज़ करो बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एक लीगल पर्सनैलिटी बन जाएगी जैसे बाकी देश हैं, डिप्लोमेसी कर पाएगा हर स्टेट के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन बना पाएगा, ट्रीटीज़ कर पाएगा अलग अलग स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल लॉ में, मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मेंबर बन सकता है, WTO, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, G20 फलाना डिमका। ठीक है, इंजॉय कर सकता है इम्यूनिटीज़, सोवरन इम्यूनिटी मिल सकती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। कौन से, आप डिप्लोमेसी कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन बना सकते हो, ट्रीटीज साइन कर सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बन सकते हो, डिग्निटी से जी सकते हो एक स्टेट के तौर पे, आपको सोवरन इम्यूनिटी मिल जाएगी, कोई भी आपके इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, जो हम पढ़ चुके हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो रिकॉग्नाइज्ड कैन डिटरमाइन सर्वाइवल। पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट, एक लीगल स्टेट बन गया है, लीगल गवर्नमेंट बन गई है, तो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गया है। एग्जांपल, जैसे फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है कुछ स्टेट्स ने बट सब ने तो नहीं किया। ठीक है, तो पॉलिटिकली आप एक स्टेट बन गए हो। अब कॉन्सिक्वेंसेस, जब आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा के नुकसान अगर आपको पता है तो कॉन्सिक्वेंसेस रिकॉग्निशन के भी ऑटोमेटिकली पता आपको चल जाएंगे। अनरिकॉग्नाइज स्टेट्स जो हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, ट्रीटीज़ कर सकती हैं, नहीं कर सकती, डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके लिमिटेड होंगे या कोई करेगा ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनको घुसने ही नहीं देगा, भाई तुम स्टेट हो ही नहीं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास नॉर्दर्न साइप्रस की, नॉर्दर्न साइप्रस को टर्की से ही रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कोई कमी पेशी रह गई तो मैं ठीक करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 50 MCQs करेंगे, फिर आपको ये टू द पॉइंट और टू द टिप हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे नोट्स अवेल करने के लिए अभी तक 107 लेक्चर आ चुके हैं, सब के नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।